ईरान के ऊपर अगर देखा जाए तो चंद कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, कौम में क्या विल टू रेजिस्ट मौजूद है? तो विल टू रेजिस्ट उनमें हम्म। मौजूद है। क्या उनके अंदर इस्लाम की आइडियोलॉजी मौजूद है? तो वो आइडियोलॉजी भी उनके अंदर मौजूद है। जबकि बरक्स इसराइल में तो आइडियोलॉजी है, लेकिन वहां भी सिर्फ ऑर्थोडॉक्स जो है वो उसमें शामिल नहीं है। दूसरी हम्म। जानिब अमेरिका के अंदर आइडियोलॉजी मौजूद नहीं है। और आपको मालूम है कि उनके यहाँ वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते लगाते मेक इसराइल ग्रेट अगेन जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये बात मैं नहीं बल्कि उनका अपना मीडिया कह रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर रिसोर्सेज। क्या ईरान के पास रिसोर्सेज हैं? तो कुदरत के रिसोर्सेज उनके पास, जो सबसे बड़ा जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो उनके पास मौजूद है। इसी तरीके हम्म। से उनके पास गैस के रिसोर्सेज मौजूद हैं। उनका महलो वकूम उनके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 47 साल में जो खुद इंहिसारी के ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर उन्होंने हर चीज मेड इन ईरान बनाई है, ये एक हम्म। बजाते खुद बहुत बड़ा रिसोर्स मौजूद है। और कौम का डिसिप्लिन्ड होना। देखें, जितनी जंग के बावजूद आपने अभी औरतों को देखा बाहर कि वो गुलाबी ड्रोन्स के साथ, गुलाबी क्लैशनकोव्स के साथ और गुलाबी हम्म। रॉकेट लॉन्चर्स के साथ वो उन्होंने एक मार्च किया। अगर हम्म। कौम की औरतें जिस अंदाज में आप देखें कि डेवस्टेशन हुई है, तो आप मुझे बताएं कि वहां तो लोगों को खौफ की पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन अपने जी। उन्होंने हिजाब किए हुए और अपना जो भी उनका एक कल्चर है उसके मुताबिक वो खड़ी हुई थी और वो वहां नारेबाजी लगा कर रही थी। और ये कोई 200-400 लोग नहीं थे, ये हजारों की तादाद में लोग हैं। और एक रूटीन बन गई थी जंग के दौरान कि हर रोज हम्म। मगरिब से लेके रात इशा तक वहां मुजाहरे होते थे हुकूमत के हक में। जबकि उसके बरक्स अमेरिका के अंदर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। उसके हम्म। बरक्स हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर केओस बढ़ रहा है। उनका अभी हम्म। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी उनकी जो आगे लीडरशिप है उसमें फूट पड़ी हुई है। तो फिर जो ट्रम्प साहब के खिलाफ मवाख़े की बातें आ रही हैं, जो अमेंडमेंट 25 की बातें आ रही हैं कि उनको हटा दिया जाए, जो उनके इख्तियारात महदूद करने की करारदादें पेश की जा रही हैं, उनकी मिलिट्री और उनकी नेवल लीडरशिप को हटा दिया जाता है दौरान जंग, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि फूट कहाँ लग रही है आपको? तो ये इससे बड़ा वादे नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अमेरिका जी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। और इसी वजह से वो अपने रोजाना के ट्वीट तब्दील करते चला जा रहा है। दूसरी हम्म। जानिब आप ईरान को देखें कि जो पहले दिन उन्होंने बात कही है, उसके अंदर कोई आपको, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट थिंग और द लास्ट थिंग। जबकि अमेरिका के अंदर उनका मीडिया उनके खिलाफ हो चुका है। जिस मुल्क के अंदर वो निज़ाम की तब्दीली और लीडरशिप की तब्दीली चाहते थे, आज उनके मुल्क में 80 लाख लोग बाहर निकल के अमेरिका के खिलाफ, ना अमेरिका की लीडरशिप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अमेरिका हम्म। के साथ जो यूरोपियन यूनियन और नेटो का डिसएसोसिएशन है, ये बजाते हम्म। खुद एक बहुत बड़ा झटका है। और ये पहली लड़ाई गालिबन है जो उन्होंने एलाइज के बगैर लड़ी और एलाइज के पैसे के बगैर। 1.2 बिलियन डॉलर्स उनको रोजाना का खर्चा हुआ इस जंग के जी। अंदर। और हम्म। अभी भी हो रहा है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट जो लगती है उसके लिए पहली बात यह है कि कब तक लगेगी, दूसरी बात यह है कि और कब तक अब्दुल्ला उसको साहब, वो सस्टेन इसी कर पाएंगे। नेवल ब्लॉकेट का ज़ाहिर असर ईरान पे भी हुआ है। मैं जमील साहब की जानिब, आपने एक बड़े अहम पहलू की जानिब इशारा किया है, मैं चाहूँगी जमील साहब इस पर कमेंट करें। जैसे कि अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि विल टू रेजिस्ट तो है, आइडियोलॉजी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, डिसिप्लिन भी है ईरान की अवाम में, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन जमील साहब, जो लेटर ऑन हमने देखा कि इकॉनमिक फ्यूरी का बाकायदा तौर पर अमेरिका ने नाम दिया इस ब्लॉकेट के बाद, और हमने देखा कि ईरान की भी मीशत को इस हद तक, ज़ाहिर ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, असर हुई है। मैं थोड़ा और डेवलप कर लेती हूँ अपना सवाल जमील साहब। पूछना ये चाह रही हूँ मैं कि जी। ईरान थोड़ा सा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक टेंशन में तो आया है रीसेंट ब्लॉकेज के बाद। ऑन द कॉन्ट्री अमेरिका के पास भी वक्त कम है क्योंकि ज़ाहिर उसे फिर से कांग्रेस में जाना पड़ेगा। तो दोनों ममालिक अब क्या फाइनल निकात पर अग्री करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आज 25 अप्रैल है और फिर 28 अप्रैल से पहले पहले जो भी फैसला करना है, अमेरिका इज इन मच हरी कि वो फैसला हो जाना चाहिए। जी हाँ, पहली तो बात यह है कि क्योंकि उनकी सबकत है सेनेट में, गो के बड़े मार्जिनल, डोनाल्ड ट्रंप की, इसी तरह हाउस में भी, तो वो हिल हुज्जत के साथ गो के कुछ रिपब्लिकन भी टूट गए हैं।
हिलो इजत के साथ शायद 30 दिन की और एक्सटेंशन, जो मैक्सिमम गुंजाइश है एक्सटेंशन देने की, तो वो शायद कर सकते हैं उसमें। लेकिन वो बहुत उसमें हुई हिलो इज्जत करनी पड़ेगी। जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से, उनकी कैबिनेट के बयानात से, और जो उनके वैसे तो ट्वीट को इंटरप्रेट करना उनके अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर डॉट से डॉट मिलाया जाए तो इसलिए समझ में ये आ रही है बात की यकीनन उनको ये डेडलाइन का इदराक है, इसका 2-3 चीजों का उनको इदराक है। और फिर मैं आ जाता हूँ कि ईरान पर, आप एक इस सवाल में 2 सवाल हैं कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और ईरान जी। कब तक बर्दाश्त कर सकता है, इसके बावजूद कि वो बड़ी रिजिलियंट कौम है। तो मैं पहले बात कर लूँ इसकी कि उनको उजलत क्या है। उजलत ये है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर ऐसा काला धब्बा लगेगा कि शायद अगले कोई 12 साल 2-3 इलेक्शन वो सर ना उठा सके। मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बात यह है कि उनकी जिस तरीके से रेटिंग डाउन हो रही है, अभी कोई 37% के करीब रह गई है, और बस मुसलसल वो गिर रही है रेटिंग। और जिस तरीके से अभी अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया कि 80 लाख के करीब लोग जो रोडों पर निकल आए थे, 3,300 के करीब मुख्तलिफ इवेंट्स अरेंज हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बात की गई थी। एक नई बात पैदा हुई है जिससे एक और प्रेशर पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप पे भी, और साथ में वहां पर इजरायली लॉबी पर पहली मर्तबा ये देखने में आया है कि इजरायली लॉबी के खिलाफ भी नारे लगे हैं। जिस तरह के बता रहे थे अब्दुल्ला साहब कि वहां पूछना शुरू कर दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट फर्स्ट या मेक इजराइल ग्रेट फर्स्ट। तो अब यही कहने लगे हैं वहां के कांग्रेसमैन कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या, क्या ये इसराइल ने बनाई है हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारी अपनी है? जो अपोजिशन वाली बात कर रहे हैं, तो वो प्रेशर दो हो गया। तीसरा प्रेशर ये है कि अमेरिका में लोगों के जेबों पर बहुत बोझ पड़ने लगा है। अमेरिका में हम्म। लोग पे चेक टू पे चेक रखते हैं, रिजर्व उनके पास नहीं होते हैं, कम्युनिटी लिविंग नहीं है, हर आदमी इंडिविजुअली कमाता है खाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। अनलाइक जो पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां कम्युनिटी लिविंग है, अगर घर के 5 अफराद बेरोजगार हैं और एक फर्द रोजगार है तो वो अपना बांट के खा लेता है, एक साथ बैठ के खा लेता है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि दूसरी उसका माशी, तो ये 5-6 पहलू को अगर मिला के देखा जाए तो अंदाजा करें कि कितना बड़ा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर है, जिसकी वजह से वो नीजर किस्म के बयानात जो आप देख रही हैं, इसी इसका अंदाजा ये हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट आपके सवाल का कि ईरान पर, देखिए ईरान यकीनन एक रेजिलियंट कौम है। ईरान ने हम्म। 47 सालों में इंडिजिनस तौर पर काफी अपनी मसनूआत और अपनी खुराक भी, जो सब्जी फल वगैरह है, लेकिन उनके एदादो शुमार जो है इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले बरस उन्होंने 2 मिलियन टन खुराक मंगवाई है, मतलब फूड ग्रेन मंगवाया है। जाहिर है अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो रोड के रास्ते तो अपनी जगह पर हैं, तो क्या रोड के रास्तों से इतनी खुराक वो अपनी इंपोर्ट कर सकता है? उसके लिए डॉलर्स हम्म। कहाँ से आएंगे? जो उनके डॉलर कमाने का जरिया है वो तो खत्म हो जाएगा, और हो गया है। ब्लॉकेट की वजह से जो उनकी पूरे साल की आमदन है, और वो है तकरीबन 95% जो उनका रेवेन्यू जनरेट, 90-95 जनरेट होता है, वो उनके ऑयल के एक्सपोर्ट से होता है। जब ऑयल उधर से निकलेंगे नहीं तो एक्सपोर्ट किधर से होगा? फिर कुएं जो है, टेक्निकल लोग ये कहते हैं कि कुएं में अगर आप ऑयल ना निकालते रहे तो उसमें हम्म। एक ऐसा केमिकल अमल होता है जिसमें पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन कुओं को भी इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पे। खैर ये एक टेक्निकल मामला है, इसको छोड़ते हुए ये 3-4 चीजों का नुकसान। और फिर आखिरी बात कि इस ब्लॉकेट की वजह से वो सस्टेनेबिलिटी जो है, जो जो इंटरडिपेंडेंट ये ग्लोब हुआ है आजकल, ये दुनिया हुई हुई है, उसकी वजह से ईरान ज्यादा प्रोलॉन्ग अरसे तक उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने जो बाकी थोड़ी सी उनको वो है कि अगर ये नहीं कामयाब हुआ तो उनके लिए अब ये पूरी जिस तरह के कहा जाता है कि उनके लिए भी बका की बात आ जाएगी कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत, 96.6 बिलियन का बजट, अगले साल 1.6 ट्रिलियन का, तो इतना, और इस ईरान का सिर्फ 23 बिलियन का बजट अस्करी, जी। और उसके मुकाबले में ईरान उनको आंखें दिखला रहा है और खड़ा हो गया उनके सामने बिल्कुल। तो वो उनके लिए, इसीलिए पहली मर्तबा 2003 के बाद वो अपने सारे तीनों के तीनों बड़े बड़े बहरी बेड़े ले आए हैं। पहले भी लाए थे, पीछे ले गए थे, लेकिन अब दोबारा वो मिडिल ईस्ट में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया हम्म। है। और साथ में उन्होंने मजीद कुमक ठीक है। हथियार औजार के लिहाज से भी, अपने अमनिशन के लिहाज से भी बढ़ा रही है। तो उसके जी। बाद ईरान पर जाहिर है फिर ज्यादा सख्ती आ जाएगी।